मई जून 2023 में जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिए थे किसी भी सेमेस्टर के, उसमें से 1623 एप्लीकेशन जो रिवोल्यूशन के लिए गई थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया और 350 एप्लीकेशन जो रिवोल्यूशन के लिए गई थी, उसमें चेंजेस आए हैं। ये डेटा एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एज ऑन 14 फरवरी 2024 का डेटा मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद और भी रिजल्ट अपडेट हुए होंगे या फिर और भी रिवोल्यूशन के स्टेटस लोगों को पता चले होंगे, उसका अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं है। अब ये अपडेट मैंने आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि रिवोल्यूशन के लिए जब काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ बच्चे के मन में ये रहता है कि रिजल्ट कितना डिले होगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितना डिले होगा जी। इसका कोई जवाब यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। दूसरे यहाँ पे ये रखा जाता है, हमेशा से यूनिवर्सिटी के ऊपर ये ब्लेम गेम खेला जाता है कि यूनिवर्सिटी पैसा कमाने के लिए रिवोल्यूशन का प्रोसेस लेकर आई है, इसमें एक्चुअल में बच्चों के मार्क्स चेंज नहीं होते। क्या ये सच्चाई है? मैंने इससे पहले शुरू में आपके सामने एक डेटा रखा जिसमें 350 एप्लीकेशन ऐसी हुई जिसमें रिजल्ट चेंज हुए हैं और 1623 एप्लीकेशन ऐसी हुई जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये कह देना कि एग्जामिनेशन ब्रांच में रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करो उसके बाद आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। रिजल्ट अपडेट होता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से, वो चीज़ समझनी पड़ेगी। जब वो चीज़ आप समझ जाओगे तो आपके मन में ये जो रिवोल्यूशन रिजल्ट को लेकर जो अलग अलग थॉट्स आते हैं कि आखिर मेरा रिजल्ट चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये आपके समझ में आ जाएगा। अब ये जो रूल है ये क्यों है, ये कंट्रोवर्शियल रूल है, क्या ये रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर टिप्पणी आप ही कमेंट सेक्शन में करोगे। अब सबसे पहली चीज़ आप समझ लो, रिवोल्यूशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, या तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। तीनों में से कोई भी रिजल्ट आता है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो मेरे एक्चुअल मार्क्स थे वही मुझको दो, ये आप नहीं कह सकते। तो जो रिजल्ट आता है वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, नंबर 1। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। रिवोल्यूशन के कुछ रूल्स हैं, मेनली 3 रूल्स यूनिवर्सिटी बताती है। पहला रूल ये है कि आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा, अब रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने के बाद आपके जो मार्क्स में चेंजेस आए वो अप टू 5% तक हुए। जैसे मान लेते हैं 26 नंबर आपके थे, 26 का 5% कितना होगा, आई थिंक 1.3 होगा। तो आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा, 26 नंबर आपके एक्चुअल थे, अप्लाई करने के बाद आपके 26 प्लस 1.3 मार्क्स हो गए। तो ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी ये बोलती है जो ओरिजिनल मार्क्स आपके थे उसी को कंसिडर करा जाएगा जी। आ गई बात समझ में? ये कहानी है। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझो इसी पॉइंट को। किसी बच्चे के 29 मार्क्स थे जी रिवोल्यूशन में, उसने अप्लाई करा, 29 मार्क्स से अप्लाई करा, 5% तक का चेंजेस आया। 29 का 5% कितना हो सकता है, 1.45 आई थिंक हो सकता है। तो भाई 29 में अगर 1.45 अगर हम ऐड कर देंगे तो कायदे से तो वो बच्चा पास हो गया, 30 से ऊपर नंबर उसके बन गए। लेकिन यूनिवर्सिटी का रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपके 5% तक का चेंजेस है तो भाई वो चेंजेस हमारे हिसाब से नहीं है, हम आपको ओरिजिनल मार्क्स जो आपके आए हैं वही देंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे फंस जाते होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा रूल समझो। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर आपके मार्क्स में चेंजेस हुए हैं 5% से लेके 10% तक, तो ऐसी कंडीशन में आपके एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। एवरेज कैसे, जो एक्चुअल मार्क्स आपके आए हैं और जो रिवोल्यूशन के बाद आपके मार्क्स आए हैं दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, देन उसको मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके 28 नंबर थे पहले, आपका 10% तक का चेंज हुआ है, 2.8 मार्क्स आपके बढ़ गए। 28 में 2.8 ऐड करोगे कितने हो गए, 30.8 मार्क्स आपके हो गए। लेकिन चूंकि मैंने कहा अगर 10% तक का चेंज है तो यूनिवर्सिटी ये कहती है भाई एवरेज लेंगे हम दोनों का। किस चीज़ का एवरेज, जो मार्क्स बढ़े हैं यानी कि 30.8 इसका, और जो एक्चुअल मार्क्स थे 28, इसका जो एवरेज होगा उसको कंसिडर करा जाएगा। 29 के आसपास मार्क्स बैठेंगे, इसलिए वो बच्चा फिर से फेल हो गया जी। समझ गए? अब समझ में आ रहा है कि रिवोल्यूशन के लिए नो चेंज रिजल्ट में ज़्यादा एप्लीकेशन क्यों आती हैं। तीसरा एक और रूल है, वो भी समझ लो आप लोग। तीसरा रूल ये है कि अगर आपके मार्क्स में 10% से ज़्यादा का भी चेंज आ रहा है, उसके बाद एग्जामिनेशन ब्रांच क्या करता है, आपके मार्कशीट को दूसरे रिवोल्यूटर के पास भेजता है। यानी कि आपकी मार्कशीट एक बार फिर से चेक होगी। एक बार तो ओरिजिनल जब चेक हुई तब रिजल्ट आया, तो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा तब रिजल्ट आया। अब उसमें क्या हुआ भाई, 10% से ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं,
अब एग्जाम ब्रांच ये बोलता है कि एक बार फिर से दूसरे एग्जामिनर के पास भेजो। तो अब 3 बार आपकी आंसर शीट चेक हो गई। अब 3 बार आपकी आंसर शीट जब चेक हुई, तीसरी कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब 10% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट आपके मार्क्स में हो रहा है, और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीज ही हम कंसिडर करते हैं। तो इंक्रीज अगर 10% से ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार आपकी आंसर शीट चेक हो गई, तो उन तीनों में से जो नियरेस्ट 2 स्कोर होंगे उनका एवरेज कंसिडर करा जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए। ये बहुत कठिन रूल यूनिवर्सिटी ने बना रखा है। कठिन इन द सेंस कि बच्चा जब अप्लाई करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका नो चेंज इसलिए आता है क्योंकि भाई अगर उसके मार्क्स बढ़ भी रहे हैं 10% तक भी तो एवरेज कंसिडर करा जाएगा, 5% तक बढ़ रहे हैं तो भाई वो बढ़ना हमें कंसिडर नहीं है, हम ओरिजिनल मार्क्स ही आपको देंगे। 10% से ज़्यादा अगर बढ़ रहे हैं तो भाई कहेंगे भाई दोबारा से दूसरे एग्जामिनर को बुलाओ, उसके थ्रू हम चेक करवाएंगे। फिर 3 जो चेकिंग हो गई, इन तीनों का जो तो नियरेस्ट स्कोर होगा उसका एवरेज लिया जाएगा और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब जैसे तीसरी वाली कंडीशन है जिसमें 10% से ज़्यादा के मार्क्स बढ़ रहे हैं, अब 10% से ज़्यादा के मार्क्स पढ़ने के बाद जो दूसरा रिवोल्यूटर आएगा, अगर उसकी चेकिंग के अंदर, अगर वो रिवोल्यूटर स्ट्रिक्ट निकला, उसकी चेकिंग के अंदर वो मार्क्स पहले वाले जो ओरिजिनल मार्क्स थे उसी के आसपास पहुंच गए, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरे रेगुलेटर ने 10% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट कर दिया। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये रूल जब आप समझ जाओगे तो आपकी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्यों रेगुलेशन के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो पास नहीं हो पाते या उनका रिजल्ट चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, और ये जो 5 से 10% तक का जो इंक्रीमेंट वाली कहानी है ना, ये बहुत ख़राब करती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर किसी के 29 नंबर भी आ गए, 29 में 10% तक का चेंजेस उसके रिवोल्यूशन में आ गया तो 30 से ऊपर मार्क्स उसके बन गए, लेकिन उसके एवरेज कंसिडर करे जाएंगे तो तब वो फिर 30 से नीचे आ जाता है एवरेज में। ये कहानी यहाँ पर ख़राब होती है, और 5% वाले में तो खराबी ही है कहानी, उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 5% तक का चेंज हो रहा है तो वो चेंज नहीं माना जाएगा, वो तो ओरिजिनल जो मार्क्स आपके हैं उसी को कंसिडर करा जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बुरी चीज़ जो बच्चों के साथ है वो यही है, और शायद आप लोग भी अब तक ये चीज़ समझ चुके होंगे। क्या है भाई, जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उसके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। अगर उसे ये पता होगा कि यार मेरे 20 मार्क्स दिए हैं, मुझको कोई फ़ायदा नहीं है रिवोल्यूशन के अप्लाई करके, तो वो नहीं करेगा अप्लाई। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसको एक्चुअल मार्क्स कितने मिले हैं, तो भाई वो अब क्या करे जी। अब उसको श्योर है कि यार मैं पास हो सकता हूँ, रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करूँगा, फिर वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि अगर आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा और आपके सपोज 26 नंबर आते हैं, आपने अप्लाई करा, आपके 34 नंबर आ रहे हैं अप्लाई, तो वो 34 नंबर नहीं देंगे आपको, वो गणित चेक करेंगे कि भाई 10% तक का चेंज है, कितना चेंज है। अब 26 से 34 होगा तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है 10% से ज़्यादा का चेंज आया है। तो 10% से ज़्यादा का जब चेंज आया तो 34 मार्क्स को कंसिडर नहीं करेंगे, वो कहेंगे एक और एग्जामिनर लेकर आओ, इनसे आंसर शीट चेक करवाओ। अगर उस एग्जामिनर की शीट में 30 नंबर आ गए तो 26, 30 और 34 इन तीनों में जो नियरेस्ट होंगे उनको उनका एवरेज लिया जाएगा और मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये कहानी है। और दूसरे एग्जामिनर को ने अगर 28 नंबर दे दिया तो 26 और 28 का एवरेज लिया जाएगा, 27 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर वो 34 नंबर जिसने दिए थे उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। ये एग्जामिनेशन ब्रांच का रूल है रेवोल्यूशन का, इसलिए सारे बच्चे पास या फेल होते हैं। और रिजल्ट का हम नहीं कह सकते कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, कितने टाइम में नहीं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।